हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें एक तो आपका अल्केन आपको पढ़ना है, अल्केन, एक कौन सा पढ़ना है, अल्कीन, और एक अल्काइन, और उसमें आपका बेंजीन। ये 4 टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। तो पहले मैं अल्केन से स्टार्ट करता हूँ। अल्केन से स्टार्ट करते हैं। अल्केन, अब अल्केन का आपको जनरल फार्मूला सबको पता ही है। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CN, जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन और उसमें 2 ऐड करते हैं तो दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन की होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही कैटेगरी के होमोलोगस सीरीज, एक ही कैटेगरी के कंपाउंड हो, लेकिन लगातार जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं उनमें CS2 का डिफरेंस आए। फॉर एग्जांपल जैसे पहला अल्केन है मीथेन, फिर उससे अगला है आपका C2H6, फिर आपका C3H8, इसको होमोलोगस सीरीज बोलोगे। यहाँ पे और अगले मेंबर में देखिए कितने डिफरेंस आ रहा है, एक तो कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, 2 हाइड्रोजन का, फिर इस और इसमें देखिए 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। तो जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं वो CS2 से डिफर करते हैं और मास नंबर 14 से डिफर करते हैं। कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। पहले हम अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहली बात तो जो अल्केन्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर में होते हैं। पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे, अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। अब क्यों होते हैं नॉन पोलर नेचर, क्यों होता है नॉन पोलर इन नेचर? ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, वैल्यू में अगर बताता हूँ तो 2.4 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ना कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है और ना हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो पोल डेवलप नहीं होंगे। और पोल डेवलप नहीं होंगे तो डाइपोल नहीं आएगा, और डाइपोल नहीं आएगा तो कैसा नेचर शो करेगा, नॉन पोलर। अब जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो अल्केन सीधी बात है भाई, नॉन पोलर हैं तो अल्केन्स आर वाटर इनसॉल्युबल, और जो एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन कौन आता है, जैसे आपका भाई केरोसिन आ गया, पेट्रोल आ गया, बेंजीन आ गया, टोलिन आ गया, ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आते हैं। बेंजीन, टोलिन, तो ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनमें डिजोल्व हो जाएगा। अब जो मेन बात है इसमें बॉइलिंग पॉइंट पे देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अल्केन मॉलिक्यूल्स हैव वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इन 2 बातों पे डिपेंड करेगा। तो अब हम बॉइलिंग पॉइंट पे देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में एक तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, नोट करके डालेंगे इसको कि भाई एज द कार्बन एटम इंक्रीजेज इन द चेन, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन इंक्रीजेज, क्या होगा, कार्बन एटम बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा, मास इंक्रीजेज, और मास इंक्रीज होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेज, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो हेंस बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, इंक्रीजेज, और वी कैन से कि भाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अब दूसरा आता है इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग। ब्रांचिंग होने से क्या होगा, लेकिन ब्रांचिंग का इफेक्ट अब देखते हैं जब आपका मास सेम हो। तो ये आइसोमर्स में देखते हैं जैसे ब्रांचिंग का इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल जैसे भाई आइसोमर्स है, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर अलग हो, तो टोटल फार्मूला सेम होगा तो आइसोमर्स कहलाएंगे। अब आइसोमर्स है तो उनका मास भी सेम होगा, लेकिन उनमें ब्रांचिंग होगी। अब मैं फॉर एग्जांपल 5 कार्बन का एक कंपाउंड ले लेता हूँ, पेंटीन। अब उसके 3 बेसिक आइसोमर्स बनते हैं, वैसे तो और भी बनते हैं उसके, लेकिन 3 मैं ले लेता हूँ। एक आपका नॉर्मल पेंटीन ले लिया आपने, एक आपने इसमें आइसोपेंटीन ले लिया, एक आपने इसमें नियोपेंटीन ले लिया, ये आपका आइसोपेंटीन हो गया, और तीसरा आपका हो गया भाई नियोपेंटीन। इसमें लॉन्गेस्ट 3 कार्बन की चेन है और 2 ब्रांचिंग है, इसको आप बोलेंगे नियोपेंटीन। अब देखो इसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती जाएंगी ना उतना मॉलिक्यूल कंपैक्ट होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, और सिकुड़ेगा तो सरफेस एरिया भी कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो नॉर्मल सी बात उसको बॉयल करने के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये पॉइंट भी आपका हर एक जगह लगता है कि भाई जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेंगे, लेकिन ये तब देखना है जब मास सेम हो। ब्रांचिंग बढ़ती है तो एज द नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेज, तो आपका सरफेस एरिया गेट डिक्रीजेज, so magnitude of van der Waals force of attraction also decreases, और van der Waals force of attraction का मैग्नीट्यूड कम होगा तो hence boiling point also decreases। ठीक है, ये तो बेसिकली आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैं इतना ही करना है। एक टॉपिक कंफर्मेशन का, वो चैप्टर के लास्ट में करेंगे। कंफर्मेशन होता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। पहले हम इनकी प्रिपरेशंस और केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। तो पहला टॉपिक डालता हूँ मैं, प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन।
प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब इसके 5 मेथड हमें यहाँ पे पढ़ने जहाँ से हम अल्कीन को प्रिपेयर करेंगे। पहला मेथड है आपका फ्रॉम अल्कीन, या तो अल्कीन लोगे या आप ले लो अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन से अल्कीन बनाने के लिए आप रिएक्शन प्रयोग करोगे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। तो आपके मान लो ये अल्कीन है कोई भी, अल्कीन में इधर मैं आर लिख लेता हूँ। आर आपकी कार्बन की चेन हो गई, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और इधर भी कोई कार्बन। आप इसमें क्या डालोगे? हाइड्रोजन ऐड कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ध्यान रखना निकल या प्लेटिनियम, और हीट कर देंगे। तो जो आपका ये बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। एक बॉन्ड इसमें तोड़ दोगे और दोनों तरफ एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे। और जो आप है अपना प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे आप तो ऐसे कैसा रखेंगे, इसके साथ एक H ऐड हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, यहाँ पे भी H और ये R। ये आपका कंपाउंड बन गया अल्केन। अब मैं कार्बन की चेन के हिसाब से ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 कार्बन की चेन है प्रोपीन। प्रोपीन से प्रोपेन बनाना है तो आप इसमें हाइड्रोजन डाल देंगे, कैटालिस्ट निकल या प्लेटिनियम ही रहेगा। इसको हीट कर देंगे, दैट इज द डेल्टा सिंबल ऑफ हीट। और आप क्या लिखोगे? CH3, एक H इसके साथ हो गया, CH2 हो गया, बॉन्ड सिंगल रह गया, CH3 हो गया। 3 कार्बन की चेन बन गई, दैट इज नोन एज प्रोपेन। और ये आपका स्टार्ट हुआ था प्रोपीन से। फिर आप अल्काइन से भी बना सकते हो। अल्काइन में क्या होगा? उसमें आप डबल कराओगे RC ट्रिपल बॉन्ड CR। पहले आप इसमें हाइड्रोजन ऐड कीजिए निकल या प्लेटिनियम की प्रेजेंस में, हीट कर दो। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, आपका बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH और R। ये आपकी बन गई अल्कीन। अल्कीन में फिर आप हाइड्रोजन ऐड कराओ तो आप एरो पे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ऐड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनियम, हीट कर दोगे, डबल बॉन्ड फिर टूट जाएगा, आपका बनेगा RCH2, बॉन्ड रह जाएगा सिंगल CH2R। दिस कंपाउंड इज नोन एज अल्केन। ठीक है, तो अल्काइन से भी बना सकते हो और अल्केन से भी। इस मेथड को कहते हैं हम हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। फिर आपका नेक्स्ट आता है दूसरा मेथड। दूसरा मेथड जो आपका आएगा वो आएगा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड होता क्या है? पहली बात तो ये, अल्काइल हैलाइड होता है आपका RX। X मोस्टली X जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और कई जगह हम आयोडीन का भी प्रयोग कर लेते हैं। R कार्बन की चेन और X हैलोजन। अब आप कार्बन की संख्या में कोई बदलाव नहीं लेना चाहते हैं तो इसका रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन कह दीजिए, या आप ये कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। X हटा कर उसकी जगह हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन करा दो। ठीक है, तो इसको तो आप क्या बोलेंगे? यानी कार्बन की संख्या में कोई बदलाव नहीं लेकर आना। आपको कार्बन की संख्या में कोई बदलाव नहीं लेकर आना, कार्बन उतने ही चाहिए, तो आप हाइड्रोजन की हैलोजन की जगह वो लेके आएंगे RX लोगे। रिडक्शन कराने के लिए हाइड्रोजन डालेंगे, लेकिन इसमें कैटालिस्ट अलग रहेगा, कैटालिस्ट का ध्यान रखेंगे। कैटालिस्ट आपका जिंक डस्ट। अब क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन जो है ना वो X के साथ कंबाइन करेगा और एक हाइड्रोजन इसके R के साथ अटैच कर जाएगा, RH, और साथ में HX बाहर निकल जाएगा। दैट कंपाउंड इज नोन एज अल्केन। नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम। नंबर ऑफ कार्बन एटम में कोई चेंज नहीं आ रहा। नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम एज प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड। जितने अल्काइल हैलाइड में थे उतने ही एज सेम एज प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड, प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड। अब आप कार्बन की चेन के साथ इसको एग्जांपल के रूप में ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो 2 कार्बन की चेन है। 2 कार्बन की चेन में CH3 और यहाँ पे Cl है। इस कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन कह सकते हैं। 2 कार्बन की चेन है तो कॉमनली हम इसको बोल सकते हैं इथाइल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, और आयोडीन होता तो आयोडाइड। आप इसमें क्या डालेंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? जिंक डस्ट। डस्ट का मतलब यहाँ पे जिंक पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें से आपका एक हाइड्रोजन Cl के साथ कंबाइन कर लेगा और क्या बन जाएगा आपका जो बनेगा CH3, Cl की जगह H आ जाएगा CH3, और साथ में क्या निकल गया? HCl। 2 कार्बन की चेन है, दैट कंपाउंड इज नोन एज इथेन। आपने ईथ से ही स्टार्ट किया था और ईथ ही बन गया, तो इस रिएक्शन में कार्बन की संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर जो आपका तीसरा मेथड है, तीसरे मेथड में हम नंबर ऑफ का, ये भी आपका अल्काइल हैलाइड से ही है। तीसरा मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, लेकिन इस रिएक्शन में कार्बन की संख्या डबल हो जाती है, और दैट इज अ स्पेसिफिक नेम रिएक्शन, दैट इज नोन एज वुल्स रिएक्शन। वुल्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन number of carbon atom get doubled, डबल हो जाएंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? RX अल्काइल हैलाइड। अब आप इसमें सोडियम डालेंगे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर। आप चाहो तो यहाँ पे 2 लिख सकते हो समझने के लिए, नहीं लिखोगे जब भी वही रिएक्शन होगी, और लिख दोगे जब भी। Na जो है वो X के साथ कंबाइन कर जाएगा और बहुत सारे अल्काइल ग्रुप बचेंगे। अल्काइल ग्रुप आपस में कंबाइन करेंगे RR, और साथ में क्या लिबरेट हो गया? NaX। तो ये आपका कंपाउंड बनेगा अल्केन। मैं इसको कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो क्या बनेगा देखिएगा। मैं क्लोरोमीथेन ले लेता हूँ, एक कार्बन का CH3Cl। आप 2 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखोगे जब भी वही रिएक्शन होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ
ड्राई ईथर। Na किसके साथ कंबाइन करेगा, Cl के साथ, और कौन सा ग्रुप बच जाएगा, मिथाइल। बहुत सारे मिथाइल ग्रुप आपस में मिथाइल मिथाइल कंबाइन करेंगे और मिथाइल मिथाइल कंबाइन करके 2 कार्बन की चेन बन जाएगी इथेन, और साथ में क्या लिबरेट होगा, NaCl। ये आपका कंपाउंड था क्लोरोमीथेन। आपने स्टार्ट कहाँ से किया, मीथ से, और फाइनल प्रोडक्ट बनाया ईथ। ऐसे अगर आप इथाइल ब्रोमाइड लोगे CH3CH2Br, यहाँ पे आप 2 कार्बन की चेन लेते हैं और इसका नाम आपका ब्रोमो इथेन, प्लस उसमें Na डालते हैं 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो Na है वो तो आपका Br के साथ कंबाइन कर लेगा, इथाइल ग्रुप बच गए, और इथाइल इथाइल आपस में कंबाइन कर लेंगे। एक इथाइल इधर लिख लेंगे CH3CH2, दूसरा इधर लिख लेंगे CH2CH3, और इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, साथ में क्या लिबरेट हो जाएगा, NaBr। ये आपकी कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन का नाम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, और दिस कंपाउंड इज नोन एज इथाइल ब्रोमाइड। या आप इसको IUPAC नेम में लिखेंगे तो ब्रोमोइथेन। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, ईथ से, और फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया ब्यूट। अब ये नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है तो इसकी स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं कई बार। तो स्टेटमेंट में हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट में हमें बोलोगे व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव अल्केन। अब अल्केन के बारे में बताओगे, अल्केन की खास प्रॉपर्टी क्या है, हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम एज प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड। जितने अल्काइल हैलाइड में कार्बन थे उससे डबल नंबर के कार्बन एटम का अल्केन बन जाएगा। तो इसकी स्टेटमेंट भी आ सकती है, और विद एग्जांपल। तो क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन वर्ड रिएक्शन विद सूटेबल एग्जांपल, तो कोई भी एग्जांपल लिख देंगे और इसकी स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। अब इसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। चौथा मेथड आपका हो जाएगा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इसमें आप ये बताओगे कार्बन की संख्या में कितना चेंज आया। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में नाम से इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस का मतलब तोड़ना, टू ब्रेक डाउन। और ये रिएक्शन भी की जाती है आपकी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, RCOH में पहले इसको सोल्ट में चेंज कीजिए, या तो आप सोडियम सोल्ट में चेंज कर लो या पोटासियम में चेंज करो तो KH डालना पड़ेगा। अगर सोडियम में चेंज करना चाहते हैं NaOH, OH यहाँ से और H यहाँ से, H2 बाहर निकल जाएगा। और ये मैं पोटासियम वाला लिख लेता हूँ, RCOO, O पे नेगेटिव चार्ज और K पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये आपका सोल्ट बन गया है। अब आप करंट पास करेंगे, करंट पास करोगे ना तो कैथोड पे तो जो मेटल होगा, चाहे सोडियम हो चाहे पोटासियम हो, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो इसको आप रिएक्शन को लिखो कैथोड वाली को तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये आपकी इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। K पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, पोटासियम बन जाएगा। मेन मुद्दा इस रिएक्शन में एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। और जो आपका RCO नेगेटिव, अब इसको थोड़ा समझना, RC डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 तो ऑक्सीजन क्या बने हैं, एक इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ इसके साथ बॉन्ड है तो ये आपका 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब आप इसमें से करंट पास करते हैं, करंट पास करने को आप इलेक्ट्रोलाइसिस लिख देंगे। जैसे ही आप करंट पास करते हैं, ऑक्सीजन अपने पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसको रिलीज कर देगा, छोड़ दिया उसने। और जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 7, बैलेंसी पूरी नहीं है। और जैसे बैलेंसी पूरी नहीं होगी तो 7 वाला जो बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, उसका होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा यहाँ से। और होमोलाइटिक फिशन होकर ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन कोई सा भी दिखा देना, इनमें से ऊपर दिखा लो से, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। और डबल बॉन्ड बना के कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, CO2। बच गया कौन सा ग्रुप, R ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और इस स्पीशीज को हम बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। रिएक्शन के दौरान बहुत सारे फ्री रेडिकल्स डेवलप होंगे, और ये रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे, रेडिकल कंबाइन करेंगे, और आपका बन जाएगा R, और दिस कंपाउंड नोन एज अल्केन। अब इसकी मैं कार्बन की संख्या में कितना चेंज आएगा वो देखते हैं। तो पहले मैं कार्बन का कंपाउंड लेकर उससे एग्जांपल लेता हूँ, फिर आप बताना कार्बन की संख्या में कितना चेंज आएगा। मैं 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ, CH3 CH2 COH। दिस कंपाउंड इज नोन एज प्रोपेनोइक एसिड। आप इसको पहले सोडियम या पोटासियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, मान लो पोटासियम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो OH यहाँ से और H यहाँ से, आपका बना CH3 CH2 COO नेगेटिव और पोटासियम पे पॉजिटिव। इसको बोलते हैं सॉल्ट पर पोटासियम। 3 कार्बन का है, प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड N, और सॉल्ट के लिए OH, प्रोपेनोइट। अब कैथोड वाली रिएक्शन लिखोगे तो ठीक है, साइड में लिख देना, नहीं तो एनोड पे आ जाइए आप, डायरेक्ट एनोड पे आओ। हमें कार्बन वाले चेन से मतलब है, CH3 CH2 C ओपन करके लिखोगे तो और बेटर रहेगा, O नेगेटिव। ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। जैसे आप करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो जो ऑक्सीजन है वो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते जो 7 वाला कार्बन का बॉन्ड था वो यहाँ से होमोलाइटिक फिशन होगा, CH3 CH2, और इस पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। अब बहुत सारे रेडिकल्स डेवलप होंगे,
बहुत सारे, यहाँ पे 2 लिख दो अगर आपको नहीं इसका क्लियर हो रहा तो 2 यहाँ लिख दीजिए, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस और ट्वाइस। CH3 CH2 इलेक्ट्रॉन फ्री, इधर आपका CH2 रेडिकल इलेक्ट्रॉन फ्री और CH3, ये आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना लेंगे। CH3 CH2 बॉन्ड बन गया, CH2 CH3। कितने कार्बन की चेन बन गई? ब्यूट, 4 की ब्यूट एन। अब आपने स्टार्ट कितने से किया था? 3 से, और फाइनल कंपाउंड कितना बन गया? 4। लेकिन इसमें ये मत देखना कि भाई एक कार्बन की संख्या बढ़ी, इसको दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। जितने कार्बन का एसिड लोगे, कितने का लिया था आपने? 3 कार्बन का एसिड लिया था, उसमें पहले एक CO2 निकली थी, ये CO2 रिलीज हुई थी, तो 3 में से पहले एक कम करेंगे और फिर डबल हो जाएगा। यहाँ पे एक ही हो गया और एक ही हो गया, डबल हो गया, डबल। तो 3 में से एक माइनस करेंगे 2, 2 का 4 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे देखूंगा कि भाई जितने कार्बन का आप एसिड लेकर चलोगे N, पहले उसमें से एक कम करेंगे और फिर उसका डबल करेंगे, तो इतने कार्बन का आपका अल्केन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्यूटेनोइक एसिड लेता, ब्यूटेनोइक एसिड लेता, तो उसमें कितने कार्बन थे? 4। अब जो अल्केन बनेगा ना ब्यूटेनोइक एसिड से, जो अल्केन बनेगा वो कितने का बनेगा? वो आप कोलबी इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो 4 है, 4 में से एक कम करेंगे और फिर उसका ट्वाइस कर दोगे तो कितने का बनेगा? 6 का हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन की संख्या जितने कार्बन का दे रखा है उससे एक कम करके डबल करना, तो फिर आप कोलबी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग करेंगे। एक रिएक्शन इसकी प्रिपरेशन में जिसमें कार्बन की संख्या कम भी होती है, और उस रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, ये रिएक्शन नाम से इंडिकेट करिए, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, फिफ्थ मेथड हो जाएगा। डी का मतलब आपका होता है रिमूवल, रिमूवल, और कौन से ग्रुप का? कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा, तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो एक कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। इसको कैसे करेंगे? RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, पहले आप इसको सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, NaOH, ऐसे ही OH यहाँ से और H यहाँ से, आपका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा RCOONA, नेगेटिव पॉजिटिव लिखना चाहो तो लिख दीजिए। फिर आप इसमें एक मिक्सचर डालेंगे जिसको बोलते हैं सोडा लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH। NaOH का नाम होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, और कैल्शियम ऑक्साइड लाइम है, तो इस पूरे मिक्सचर को हम बोल देते हैं सोडा लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट का काम करेगा, और जो NaOH का NaO है ये CONA के साथ कंबाइन कर लेगा, और ये जब कंबाइन करेगा तो ये आपका Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, जो H बच गया वो R के साथ कंबाइन कर लेगा, तो RH साथ में क्या निकल जाएगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें जो एसिड का कार्बन था वो सोडियम कार्बोनेट में चला गया, तो ओवरऑल जो फाइनल कंपाउंड बनेगा उसमें कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, मान लो प्रोपेनोइक एसिड आपके पास 3 कार्बन का एसिड CH3 CH2 COOH। पहले आप इसको सोडियम सॉल्ट में चेंज कीजिए, NaOH, सोडियम सॉल्ट में चेंज करते हैं तो सोडियम प्रोपेनोइट बन जाएगा, CH3 CH2 COONA। अब आप इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH डाल दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट का काम करेगा, और ONA, जो आपका ONA है वो CONA के साथ कंबाइन कर लेगा, और साथ में जो H है H CH2 के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और साथ में क्या निकल गया? Na2CO3। तो आपने लिया कितने कार्बन का एसिड था? 3 का लिया था, प्रोपेनोइक एसिड लिया था, प्रोपेनोइक एसिड, और उससे बनाया कितने कार्बन का? 2 का, तो इसको क्या बोलेंगे? इथेन। तो ये 5 मेथड हो गए जिसकी सहायता से हम अल्केन को प्रिपेयर करते हैं। अब उसके बाद हम लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो हेलोजिनेशन आती है। हाइड्रोजन हटा के और हेलोजन लेके आएंगे, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन आप लाइट की प्रेजेंस में कराओगे या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कह सकते हो। हेलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स ग्रुप। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपका मीथेन है, मीथेन में आप क्लोरीन या ब्रोमीन ही सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, क्लोरीन और आयोडीन सब्स्टिट्यूट नहीं करा सकते, उसका भी रीजन बताएंगे। तो आपने मान लो क्लोरीन डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो यूवी लिख दो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या आप कोई भी रेडिएशन डाल दो तो उसकी एनर्जी को Hµ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Hµ इंडिकेट करेगा, तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ रेडिएशंस। यहाँ से एक आयोडन आपका हटेगा, एक Cl के साथ HCl बाहर निकल जाएगा, और आपका बन जाएगा CH3Cl। अभी कार्बन को और हाइड्रोजन है तो और भी आप क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, क्लोरीन डाल लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस, तो एक हाइड्रोजन और हटेगा, यहाँ पे आपका बनेगा CH2Cl2। फर्दर अभी कार्बन को और हाइड्रोजन है, इसको डाइक्लोरोमीथेन बोलेंगे, डाइक्लोरोमीथेन। आप और डाल सकते हो इसमें क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे आपका बन जाएगा CHCl3। दिस कंपाउंड इज नोन एज क्लोरोफॉर्म और यूज एज एनेस्थेटिक इन लैब। फिर आप क्लोरीन और डाल सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या HCl यहीं दिखा दो आप, HCl निकल गया, यहाँ दिखा दीजिए HCl निकल गया। और डालेंगे तो यहाँ पे आपका CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बाहर निकल जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये रिएक्शंस होती कैसे है उसको देखिए, मैकेनिज्म कैसे हुआ रिएक्शंस का वो चीज़ देखो। एक्चुअली क्या है कि जब क्लोरीन को हम लाइट में से पास करते हैं, क्लोरीन हो गया या ब्रोमीन हो गया, जब आप लाइट पास करोगे HMO, तो इस बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा, होमोलाइटिक। क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, रेडिकल्स बन गए, दूसरा क्लोरीन है उस पर भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो रेडिकल्स बन गए, फ्री रेडिकल। और एक बार रिएक्शन इनिशियल पॉइंट डिटरमाइन करता है कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। एक बार रेडिकल बन गए तो फिर आगे रेडिकल ही बढ़ते जाएंगे। तो जो मीथेन का मॉलिक्यूल था उसमें Cl रेडिकल अटैक करता है, अपनी एनर्जी को कोई से भी एक बॉन्ड में ट्रांसफर करेगा, मान लो इसमें ट्रांसफर करेगा, इसका भी होमोलाइटिक फिशन होगा, कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, हाइड्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, कार्बन के साथ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, CH
H, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए तो हाइड्रोजन रेडिकल बन गया। अब बहुत सारे क्लोरीन रेडिकल है, हाइड्रोजन रेडिकल भी प्रोड्यूस हो गए, तो हाइड्रोजन रेडिकल कुछ क्लोरीन रेडिकल के साथ जाके कंबाइन करके H रेडिकल है, क्लोरीन रेडिकल है, वे आपस में कंबाइन करके HCl बना देंगे। मेन मुद्दा ये है कि लाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का बॉन्ड किस तरह से टूटता है, तो बॉन्ड टूटता है फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में। अब ये मेथड, दिस इज मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन। इन द केस ऑफ फ्लोरिनेशन रिएक्शन इज हाईली, केस ऑफ फ्लोरिनेशन अगर फ्लोरीन हम डालते हैं, फ्लोरिनेशन कराते हैं डायरेक्ट, तो ये मेथड सूटेबल नहीं है। द रिएक्शन इज हाईली विग्रस एंड एक्सोथर्मिक, यानी बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी लिबरेट होती है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते उस रिएक्शन को, तो इसलिए हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराएंगे। एंड इन केस ऑफ आयोडीनेशन, आयोडीनेशन में भी रिएक्शन सूटेबल नहीं है। इन केस ऑफ आयोडीनेशन, आयोडीनेशन रिएक्शन इज वेरी स्लो और रिवर्सिबल, ऊपर से थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपका वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा, तो रिएक्शन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल, स्लो एंड ऊपर से कैसी रिएक्शन है, रिवर्सिबल, तो इस वजह से आयोडीन के लिए भी सूटेबल नहीं है। अब इस रिएक्शन का हम प्रयोग क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए सूटेबल है, और इस रिएक्शन का हम प्रयोग कहाँ करते हैं वो चीज़ देखिएगा आप। आपको जैसे कह दिया भाई मीथेन से इथेन प्रिपेयर करो, मीथेन से मीथेन आपको दे दिया और मीथेन से बनाओ इथेन। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मीथ में कितने कार्बन है, 1, और ईथ में कितने कार्बन है, 2, यानी एक कार्बन से आपको 2 करने हैं, डबल करने हैं। तो अब तक हमने कौन सी ऐसी रिएक्शन पढ़ी है जिसमें एक कार्बन से 2 हो जाते हैं, तो वो हमने पढ़ी थी वर्ज रिएक्शन। अब वर्ज रिएक्शन कराने के लिए हैलोजन आना चाहिए पहले, क्योंकि वर्ज रिएक्शन तो आपकी अल्केन पे अप्लाई नहीं होती, वर्ज रिएक्शन आपकी अल्काइल हैलाइड पे अप्लाई होती है, तो पहले हैलोजन सब्स्टिट्यूट कराओगे। हैलोजन सब्स्टिट्यूट कराने के लिए या तो क्लोरीन डाल दो या ब्रोमीन डाल दो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आपका क्या बनेगा, CH3Cl। अब आप इस पे वर्ज रिएक्शन अप्लाई करा सकते हो, सोडियम डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर। ट्वाइस लिखना चाहो तो लिख दीजिए, यहाँ पे नहीं लिखना चाहते छोड़ दीजिए। NaCl के साथ कंबाइन करेगा, मिथाइल ग्रुप बच गए, मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप आपस में कंबाइन करके, मिथाइल और मिथाइल कंबाइन करके क्या बना लेगा, इथेन। तो इस तरह से हमने स्टार्ट किससे किया था, मीथ से, और मीथ से बन क्या गया, इथेन। अब उस जैसे आपको इथेन से ब्यूटेन बनाना हो, इथेन से ब्यूटेन बनाना है, इथेन को चेंज करना है ब्यूटेन में। इथेन में कितने कार्बन की चेन है, 2 की, और बनाना फाइनल कंपाउंड आपको 4 का है, 4 का बनाना है। तो फिर वही बात आती है, आप वर्ज रिएक्शन अप्लाई करोगे, वर्ज रिएक्शन अप्लाई करने के लिए हाइड्रोजन आना चाहिए, तो मैं पहले क्लोरीन या ब्रोमीन, चलो फिर ब्रोमीन जोड़ लेते हैं, ब्रोमीन डालता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपका CH3 CH2 और Br, HBr बाहर निकल गया, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया। अब आप इस पे वर्ज रिएक्शन अप्लाई कर लो, 2 लिखते हो तो लिख लो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। Na डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, Na Br के साथ कंबाइन कर लेगा, और इथाइल ग्रुप आपस में कंबाइन करके CH3 CH2, एक दूसरा इथाइल ग्रुप CH2 CH3, कितने कार्बन की चेन बन गई, 4 की, तो ये आपका बन जाएगा ब्यूटेन। तो इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मोस्टली हम इस लिए प्रयोग करते हैं कि कार्बन की संख्या हम डबल कर सके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का ऑक्सीडेशन करने से पहले एक छोटी सी सीक्वेंस याद कर लो, उस वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अल्केन है, अल्केन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो, हल्का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो आपका एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल का भी अगर आप और ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे या तो एल्डिहाइड बनेगा या आपका कीटोन बनेगा। और भाई एल्डिहाइड और कीटोन का भी फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहने का मतलब ये है कि भाई डिपेंड करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। अगर अल्केन में हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो एल्कोहल बनेगा, अल्केन में उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूंगा तो डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा, और भाई अल्केन में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूंगा तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा। ऐसे ही एल्कोहल है, एल्कोहल का हल्का ऑक्सीडेशन कराओगे एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा, एल्कोहल का थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, उल्टा आइए रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कराओगे एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहल का रिडक्शन कराएंगे तो अल्केन बन जाएगा। ये भी एक मेथड हो गया। तो कहने का मतलब ये कि भाई अल्केन हम एल्कोहल से बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन इसको हम ये जो टॉपिक्स है ये 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिलहाल हम आते हैं अल्केन का ऑक्सीडेशन कराना है। मान लो मेरे पास मीथेन है, मीथेन का ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीजन डाल दी, यहाँ लिख दो चाहे एरो पे लिख देना, कैटलिस्ट कॉपर 573 केल्विन, सबसे हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। या फिर आप इसका PCC का भी प्रयोग कर सकते हो। PCC की फुल फॉर्म होती है पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। हल्का ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपका एल्कोहल बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा CH3OH, मीथेन का बन जाएगा मिथेनॉल। अगर आप इथेन लेकर चलते हो CH3 ऑक्सीडेशन करा दो, सेम कंडीशन डालोगे तो आपका बन जाएगा CH3CH2OH, इथेनॉल, ठीक है। ये तो हल्के ऑक्सीडेशन में आ जाते हैं। हल्के ऑक्सीडेशन में आपका अल्केन का हल्का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्कोहल बनेगा। इससे थोड़ा मॉडरेट ऑक्सीडेशन कराते हैं। मॉडरेट ऑक्सीडेशन में जैसे मीथेन ले लिया हमने, मीथेन ले लिया, मीथेन में ऑक्सीडेशन करा दिया, दैट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीडेशन, या O2 लिख दीजिए। इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड्स MO2, तो आपका HCHO बन जाएगा, एल्डिहाइड। एक कार्बन का अल्केन था, एक कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। अगर आप 2 कार्बन की चेन लेकर चलते CH3 यही कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन से वो आप डालते तो आपका बन जाता CH3CHO, 2 कार्बन का एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। ये मॉडरेट ऑक्सीडेशन में आ जाएंगे।
अब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराना है तो उसके बाद आप अल्केन लेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में, तो मीथेन ले लिया। ऑक्सीडेशन कराने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज करते हो KMnO4। अल्केन का ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको अल्कलाइन मीडियम डालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, OH नेगेटिव। या फिर आप ये यूज कर सकते हो CH3COO ट्वाइस Mn मैग्नीज एसीटेट, या आप एक और रिएजेंट यूज कर सकते हो CH3CO ट्वाइस O, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे वो रिएजेंट डाल लेना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपका बनेगा HCOOH, एक कार्बन का एसिड बन जाएगा। मीथेन लिया था और मीथेन से मीथेनोइक एसिड बन जाएगा। अगर आप इथेन लेते हो, इथेन लेकर वही कंडीशन ऊपर वाली जो कंडीशन है CH3 और सेम कंडीशंस का प्रयोग करते हैं तो आपका बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, इथेन से आपका इथेनोइक एसिड बन जाएगा। अब ये जो ऑक्सीडेशन पड़ा है इनका प्रयोग कहाँ पे होगा? प्रयोग मोस्टली जो होता है आपका कन्वर्जन में प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कह दिया भाई ब्यूटेन से आप प्रोपेन बनाइए, ब्यूटेन से आपको प्रोपेन बनाना, तो ब्यूट में कितने कार्बन है? 4, और प्रोप में कितने कार्बन है? 3। तो आपको एक कार्बन की संख्या कम करनी है। तो एक कार्बन की संख्या कम करने के लिए अभी हमने डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ी थी, लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन के लिए एसिड होना चाहिए। तो हम क्या कराएंगे? पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे ब्यूटेन का, KMnO4 अल्कलाइन मीडियम, 4 कार्बन का एसिड CH3CH2CH2COOH। अब आप इसको सोडियम सोल्ट में चेंज कर लो। सोडियम सोल्ट में चेंज करेंगे तो NaOH डाल लेंगे, क्या बनेगा आपका? CH3CH2 और COONA। अब इसमें आप मिक्सचर डालोगे सोडा लाइम का। सोडा लाइम क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH। इस मिक्सचर को डाल देंगे। ये कैल्शियम ऑक्साइड का कैटलिस्ट का काम करेगा, जो CONA है वो इसके साथ कंबाइन कर लेगा, और जो H है वो CH2 के साथ कंबाइन करके CH3 बना लेगा। तो CH3 कितने कार्बन की चेन रहेगी? 3 की। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन कराने के लिए पहले आपको एसिड में चेंज करना पड़ेगा। आपसे कहा जाए प्रोपेन से इथेन बनाओ, प्रोपेन से इथेन, क्या आप कन्वर्ट कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। प्रोपेन में कितने कार्बन है? 3 है। 3 को पहले एसिड में चेंज करेंगे, एसिड में चेंज करके फिर उस पर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अप्लाई कर लेंगे, तो आपका एक कार्बन कम हो जाएगा। आपसे कहा जाए प्रोपेन से ब्यूटेन बनाओ, प्रोपेन से ब्यूटेन बनाओ, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा यहाँ कार्बन की संख्या बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? 1। अब वर्ज रिएक्शन लगाते हैं तो उसमें डबल हो जाता है, प्रोपा एक्स बन जाता है। लेकिन प्रोप से ब्यूट बनाना तो आप एक कोई रिएक्शन याद करो जिसमें कार्बन की संख्या में इस तरह से चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन है? 3, और 3 में 1 कम कर दिया, कितने रह गए? 2, और 2 का डबल कर दिया, कितने हो गए? 4। तो ये हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस अप्लाई कर लोगे, लेकिन कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस अप्लाई करने के लिए पहले आपको प्रोपेन को एसिड में चेंज करना पड़ेगा। प्रोपेन को पहले प्रोपेनिक एसिड बनाओगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे स्ट्रॉन्ग, और फिर उस पर कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस अप्लाई करके उसको ब्यूटेन में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कंबसन ऑफ अल्केन का। कंबसन जो रिएक्शन है वो आपको पता ही है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका कंबसन होने के बाद CO2 और वाटर ही बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन है, मीथेन का कंबसन कराया आपने, मीथेन का कंबसन कराओगे तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। एक कार्बन है, एक CO2 हो जाएगी, हाइड्रोजन 4 है तो वाटर के आगे 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के आगे 2। ये तो आपको पता है कंबसन में क्या होता है, लेकिन कई बार जनरल फार्मूले वाली रिएक्शन पूछ देते हैं। CnH2n+2, ये अल्केन का जनरल फार्मूला हो गया। O2 डाला, अभी आपको बैलेंस करनी है, तो कार्बन हाइड्रोजन कोई भी कंपाउंड है वो क्या बनाएगा? CO2 और H2O बनाएगा। अब कितने CO2 बनेंगे? जितने कार्बन है n तो आपका CO2 बन गया। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो n+1 रह जाएगा, n+1 आपका वाटर बन जाएगा, n+1। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ n+1 आपका वाटर बन गया। अब आप ये देखोगे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर O है लेकिन मुझे चाहिए O2, तो n+1 O थे, तो मैं क्या करता हूँ? O2 चाहिए तो इसको भी ऐसे कर लो 2, और NO2 यहाँ से आ जाएंगे, तो टोटल O2 कितने हो जाएंगे? n+1 अपॉन में 2, ये आपका हो जाएगा 2n + n+1 अपॉन में 2, तो 3 आपका हो जाएगा टोटल 3n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो दैट इज द नंबर ऑफ O2, 3n+1 डिवाइडेड बाई O2। तो कई बार जनरल इक्वेशन कंप्लीट करवा लेते हैं, तो कंबसन की जनरल इक्वेशन का ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आता है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में आइसोमर्स बन जाते हैं, कोई भी बड़ा अल्केन लोगे आइसोमराइजेशन। फॉर एग्जांपल आपने 5 कार्बन की स्टेट चेन ली, CH3CH2 CH2 CH2 CH3, 5 कार्बन की स्टेट चेन थी, N पेंटेन। आप इसमें कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 डाल देंगे, हीट कर देंगे, एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट के रूप में हीट कर दोगे, तो पेंटेन के आइसोमर्स हमने पढ़े भी थे कि भाई एक तो आपका पेंटेन बन सकता है इस तरह का था, ये कुछ नहीं है, यही बनेगा। साथ में संभावना है कि भाई ये भी आपका बन सकता है CH3 नियोपेंटेन। तो इस प्रोसेस को आइसोमराइजेशन बोलते हैं, आइसोमर्स बन जाएंगे। उसके बाद आपकी आती है एरोमेटाइजेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन, जिसमें आपके एरोमेटिक कंपाउंड बनेंगे, एरोमेटाइजेशन। ठीक है, एरोमेटाइजेशन में आप साइक्लिक कंपाउंड बनेंगे पहले, फिर उसकी बेंजीन बनेंगे। बेंजीन बनने के लिए कम से कम 6 कार्बन की चेन होनी चाहिए। कितने कार्बन की चेन होनी चाहिए? 6। तो CH3 CH2 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 4 5 और 6, तो ये हो गया आपका N हेक्सेन। अब कैटलिस्ट और टेम्परेचर प्रेशर आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो कैटलिस्ट होता है CR2O3, 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 से लेकर 20 एटमॉस्फेयर का प्रेशर। पहली और छठी पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और पहली और छठी पोजीशन आपस में जुड़ जाएगी, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा CH2 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 और CH2। फर्स्ट और 6 पोजीशन आपस में जुड़ के, और ये कंपाउंड कहलाएगा साइक्लोहेक्सेन। फिर इसको आप फर्दर और हीट कर दो, रेड हॉट ट्यूब पे हीट कर दीजिए, रेड हॉट ट्यूब।
रेड और ट्यूब का 873 केल्विन के आसपास टेम्परेचर पे हीट करोगे, हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड CH, और दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन। ये एरोमेटिक कंपाउंड आता है तो एन एक्शन से हम बेंजीन बना सकते हैं। ये कन्वर्जन के रूप में भी पूछ सकते हैं। अब बाई चांस 6 कार्बन की चेन ना हो, 7 कार्बन की चेन हो, कितने कार्बन की चेन हो, 7 की, तब क्या बनेगा वो देखिए। हेप्टेन ले लेते हैं हम, 7 कार्बन की चेन, CH3 CH2 CH2 CH2, 4 5 6 और 7, ये आपका CH3 एन हेप्टेन। कंडीशन फिर वही डालेंगे, आप क्या डालेंगे, Cr2O3 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 से 20 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 6 कार्बन की चेन तो साइक्लिक बनेगी, और जो 7वां कार्बन है ना, 6 कार्बन की चेन तो आपकी साइक्लिक बनेगी, लेकिन जो 7वां कार्बन है वो बाहर रह जाएगा चेन से, CH3, और 6 कार्बन की चेन साइक्लिक बन गई। फिर इसको आप रेड और ट्यूब पे गर्म कर दीजिए, रेड और ट्यूब 873 केल्विन के आसपास, तो जो आपका CH3 है वो ऐसे कैसा बचा रहेगा, CH3 यहाँ से हर एक कार्बन से कैसे निकल जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल, और दैट कंपाउंड इज नोन एज मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, और इसको दूसरा नाम देते हैं टोलिन, टोलिन, ठीक है। एक है थर्मल क्रैकिंग, लास्ट रिएक्शन जो इस टॉपिक से आपको हल्के से पढ़नी है, थर्मल क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग, या इसको पायरोलाइसिस भी कहते हैं। बड़े कंपाउंड का, बड़े अल्केन का, फॉर एग्जांपल जैसे 12 कार्बन का अल्केन ले लिया आपने, 24 हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग हीट कर दो, या तो स्ट्रॉन्ग हीट कर दो या कोई कैटालिस्ट डाल दीजिए, कैटालाइसिस करा दो, कैटालिस्ट, तो जो बड़ा अल्केन है वो टूट जाएगा। अब कहीं से भी टूट सकता है ये आपका 6 कार्बन की चेन में टूट सकता है, 7 5 की में टूट सकता है, 8 4 की में। मैं इसको 7 5 की में तोड़ लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल C7 और भाई H16 हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका 26 आएगा, 26, ठीक है, C7 H16 हो गया, ये तो बन गया हेप्टेन। और भाई 5 कार्बन बच गए, C5 और H, अब 26 में 16 हाइड्रोजन यहाँ के तो 10 रह जाएंगे, ये बनेगा अल्कीन, बनेगा पेंटीन, तो एक हेप्टेन बन गया, एक अल्केन बनेगा और एक अल्कीन बनेगा। अल्केन फिर टूट सकता है, फिर मान लो गर्म कर रहे हो, हीट 7 कार्बन की थी तो 4 में टूट गया, C4H10, और भाई दूसरी बनेगी अल्कीन, C3H6, तो एक अल्केन बनेगा और एक अल्कीन बनेगी। अल्कीन का जनरल फार्मूला आपको पता ही है, CnH2n, ठीक है। इसकी होमोलॉगस सीरीज क्या बनेगी, सबसे पहले इथीन आएगा, C2H4, फिर आपका C3H6 प्रोपीन, फिर आपका C4H8 ब्यूटीन, इथीन, प्रोपीन, फिर आपका ब्यूटीन, इस तरह से चलते जाएंगे। अब अल्कीन में पहले हम इनके आइसोमर्स पढ़ेंगे। आइसोमर्स में इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आते हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। अब सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनने के लिए कंडीशन है, पहली कंडीशन है देयर शुड बी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, ये कंडीशन है, देयर शुड बी डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, एक तो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई एटलीस्ट वन ग्रुप शुड बी सेम, वन एटम और ग्रुप शुड बी सेम ऑन बोथ कार्बन एटम, शुड बी सेम ऑन बोथ कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन एटम पे कम से कम एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए। एक तीसरी कंडीशन है कि सेम ग्रुप शुड नॉट बी प्रेजेंट एट सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन पे नहीं होनी चाहिए, सेम ग्रुप शुड नॉट प्रेजेंट एट ए सिंगल कार्बन एटम, या एट ए सिंगल कार्बन एटम, यानी सिंगल एक ही बनी होनी चाहिए। अब इसके दो फॉर्म आती हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मान लो दो ग्रुप ए और इस कार्बन पे भी ए ग्रुप, ये दो ग्रुप सेम है, यहाँ पे आपका बी है और यहाँ पे आपका डी है। अगर सेम ग्रुप ए की प्लेन में है तो इस आइसोमर्स को बोलेंगे सिस, और अपोजिट प्लेन होंगे यानी आमने सामने होंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस। ए यहाँ पे ए और इधर मान लो बी हो और यहाँ पे डी हो, तो इस तरह से अगर फॉर्म आती है तो इसको हम बोलते हैं कौन सी फॉर्म, ट्रांस। कई बार आपसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओ, कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड C और इस पे Br और इस पे CH3, तो अब ये क्या है, अगर आप इसको ओपन करो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ले लीजिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया, इस पे एक तो CH3 है और इस कार्बन पे एक H है और इस कार्बन पे एक CH3 हो गया और एक कौन सा ग्रुप हो गया, Br। अब आप सिमिलर ग्रुप को देखोगे सेम प्लेन में है तो ये आपका हो गया सिस, और भाई अगर आप ऐसे बना दोगे CH3 को इधर लिख देंगे, H को इधर लिख दीजिए और Br को इधर लिख दीजिए, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी, ट्रांस, ये आपकी ट्रांसफॉर्म। अब एक तो क्वेश्चन इनमें पोलर का आता है कि भाई दोनों में से पोलर कौन ज़्यादा है, तो अगर आप ध्यान दें तो भाई सिस के अंदर तो ये जो डाइपोल्स है इधर जाएगा, एक डाइपोल इधर जा रहा है,
एक डाइपोल इधर आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि इसमें दोनों ही डाइपोल, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है, और ये डाइपोल इधर गया, ये डाइपोल इधर आया, और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। तो सिस ज़्यादा पोलर है। नोट करके लिखेंगे इस बात को कि भाई सिस ज़्यादा पोलर होते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें कि भाई सिस आइसोमर्स आर मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर्स। रीजन भी बता देंगे। एज इन ट्रांस आइसोमर्स डाइपोल्स कैंसिल आउट ईच अदर, डाइपोल्स कैंसिल out each other, whereas in cis isomers there is resultant dipole moment of two dipoles. There is resultant dipole moment of two dipoles, ठीक है। फिर इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। तो इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट में भी अगर आप चलोगे तो सिस आइसोमर्स जो होते हैं ना, cis isomers have higher boiling point than trans isomers, boiling point than trans isomers। अब इसका रीज़न क्या है? बिकॉज cis isomers are more polar, cis isomers are more polar than trans isomers। और जो पोलर होते हैं उनके अंदर जो अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सो cis isomers have cis isomers have strong dipole attraction then trans isomers। अब जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, नॉर्मल सी बात, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अब इसमें नेक्स्ट बात आती है कि भाई अगर सारे ग्रुप अलग है तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो उसमें सारे ग्रुप अगर अलग है तो उसमें फिर एक रूल यूज़ करता है कि भाई उसमें आप सिस ट्रांस नहीं बोलते, जेड और ई सिंबल देते हैं, जेड एंड ई। जेड है सिस टाइप का टाइप, और ई है आपका ट्रांस टाइप का। ट्रांस टाइप का जो बनता है उसको आप ई बोलोगे। जेड की फुल फॉर्म है जूसा मैन, और ई की फुल फॉर्म आपकी एंटेगन। इनको फाइंड आउट करने के लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं, कोहोन इन गोल्ड प्योरिटी रूल। कोहोन, इसको CIP रूल भी बोल देते हैं, CIP रूल। बेस्ड ऑन द मास, किस चीज़ पर आधारित है? मास पर। जिसका मास ज़्यादा होगा उसको प्योरिटी ज़्यादा देंगे, जिसका मास कम होगा उसकी प्योरिटी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, यहाँ पे आपका आयोडीन है, लेट सपोज यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब आप इस कार्बन पर चेक कीजिए, इस कार्बन पे एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है तो इसको ज़्यादा प्योरिटी मिलेगी। यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन है तो आयोडीन का मास ज़्यादा है, इसको ज़्यादा प्योरिटी मिलेगी। हायर प्योरिटी वाले अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ट्रांस टाइप का बन गया, और ट्रांस टाइप के लिए आप सिंबल लेकर आओगे E। अगर यही स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, C डबल बॉन्ड C और I इधर होता, Br इधर होता, Cl इधर होता और H इधर होता। तो अब इस कार्बन पे हायर प्योरिटी क्लोरीन की, इस कार्बन पे हायर प्योरिटी मास के हिसाब से देखेंगे तो आयोडीन की, और हायर प्योरिटी वाले ग्रुप एक ही प्लेन में है तो ये सिस टाइप का बनेगा, और सिस टाइप के लिए आप सिंबल लेकर आओगे Z, ठीक है। अगर दूसरे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो सारा ग्रुप का मास एक साथ नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C, इधर आपका CH3 है, इधर मान लीजिए H है, यहाँ पे आपका COOH है, और यहाँ पे आपका CHO है। तो इस कार्बन पर अगर हायर प्योरिटी देखोगे तो इसका मास ज़्यादा हो गया तो सब दिखाई दे रहा है, कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है। एटम का देखना है, पूरे ग्रुप का मास नहीं देखना, जो एटम कार्बन के साथ जुड़ा उसका देखना। तो यहाँ कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन है तो इसका मास ज़्यादा हो गया। अब इस पे आओ, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। नेक्स्ट एटम देखोगे, फिर अगर सेम एटम है तो फिर नेक्स्ट एटम देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे दोनों ही ऑक्सीजन है। तो नॉर्मल सी बात है इसका मास ज़्यादा होगा, और जो हायर मास वाले हैं वो एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में, तो इसको क्या बोलोगे? Z। तो इस तरह से अगर सारे ग्रुप डिफरेंट है तो वहाँ पे आप सिस ट्रांस शब्द यूज़ नहीं करोगे, वहाँ पे Z और E का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें आपकी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन मानते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बनाने के लिए सबसे पहला जो मेथड आपका वो है आपका अल्काइन से। एक तो आप हाइड्रोजनेशन करा सकते हो, लेकिन अब अल्कीन दो प्रकार की बन सकती हैं, दो प्रकार की, एक सिस बन सकती है और एक आपकी ट्रांस। दैट डिपेंड्स अपॉन द कैटलिस्ट के आपने कैटलिस्ट कौन सा प्रयोग किया है, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको शो करना तो हाइड्रोजन डालेंगे द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम, लेकिन आप स्पेसिफिक बनाना चाहते हो तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन या स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे आप RC ट्रिपल बॉन्ड CR अल्काइन लेंगे, उसमें हाइड्रोजन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक कैटलिस्ट है PDC बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, या सल्फर, एक चीज डालेंगे बेरियम सल्फेट या सल्फर। इस पूरे कैटलिस्ट को हम बोलते हैं लिंडलेयर कैटलिस्ट, ठीक है। अगर इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शंस कराते हो तो उस समय जो अल्कीन बनेगी वो आपकी हाइड्रोजन एक की तरफ अटैच करेंगे, दोनों हाइड्रोजन, और जब दोनों हाइड्रोजन एक की तरफ अटैच करते हैं तो ये आपकी बनती है सिस अल्कीन। लेकिन अगर आप यही काम कैटलिस्ट चेंज कर देंगे, कैटलिस्ट आप मान लीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड CR, हाइड्रोजन ऐड कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, लेकिन कैटलिस्ट आपका है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया।
लिक्विड अमोनिया प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो ये जो अल्कीन बनेगी वो आपकी ट्रांस बनेगी, तो वो आप ऐसे जोड़ के दिखाएंगे, एक तरफ आर, यहाँ पे आर, एच इधर और एच इधर। तो कैटलिस्ट आपको ध्यान रखना इसमें। और ऐसी रिएक्शन को स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। स्टीरियो का मतलब 3D, सिलेक्टिव या स्पेसिफिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड आपका आता है फ्रॉम विसिनल डाइहाइड। दूसरा आपका आ जाएगा फ्रॉम विसिनल डाइहाइड। विसिनल को आप शॉर्ट फॉर्म में विक डाइहाइड भी कह सकते हैं। अब विक डाइहाइड क्या होता है? डाई का मतलब दो, हैलाइड का मतलब हैलोजन, और विक का मतलब होता है लगातार दो कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हो। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे भी हैलोजन जुड़ा हुआ है और इस पे भी कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है X। दोनों हैलोजन सेम भी हो सकते हैं, दोनों क्लोरीन हो सकते हैं, दोनों ब्रोमीन हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक क्लोरीन हो, एक ब्रोमीन हो, या एक ब्रोमीन हो, एक आयोडीन हो। आप इसमें जिंक डस्ट डालेंगे, जिंक डालोगे, जिंक दो हैलोजन के साथ कंबाइन कर लेगा और आपका कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा? डबल। साथ में क्या बन जाएगा? ZnH2। अब एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल में हम पूरा एग्जांपल मैंने 3 कार्बन की चेन ले ली, CH3 CH, यहाँ पे आपका एक Br है और इस कार्बन पे एक Cl है। आप इसमें जिंक डालो, हीट कर दीजिए, जिंक दो हैलोजन के साथ कंबाइन कर लेगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में निकल जाएगा ZnBrCl। ठीक है। अगर बाई चांस ये विक डाइहाइड नहीं होता तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपका जैसे इस तरह से होता है, CH2 यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और CH2 और इस पे Cl है। अब ये विसिनल डाइहाइड नहीं है, लेकिन रिएक्शन होगी। यहाँ से जिंक दो हैलोजन के साथ कंबाइन करेगा, ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। ये वाला कार्बन पहला और चौथा आपस में जुड़ जाएंगे और साइक्लिक चेन बन जाएगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH2 यहाँ पे Cl था, CH2 के साथ दूसरा कार्बन CH2, तीसरा कार्बन CH2, यहाँ पे CH2, इसके साथ Cl था। तो जो जिंक आएगा, जिंक इनके साथ कंबाइन कर लेगा, ZnCl2, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा और नया बॉन्ड बन जाएगा। 4 कार्बन की चेन साइक्लिक फॉर्म में बन गई। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। अब उसके बाद आपका जो आता है वो एडिशन ऑफ नहीं, इसमें आपका जो आता है पहले आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इससे भी आप अल्कीन बना सकते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो इसमें मैं एक एल्कोहल ले लेता हूँ। एक एल्कोहल कितने कार्बन का? 2 कार्बन का एल्कोहल ले लिया, CH3CH2OH। अब इसमें एल्कोहल में से पानी निकालने के लिए डिहाइड्रेशन होता है, पानी निकालना, H2SO4 डाल देंगे। यहाँ से तो OH और साथ वाले कार्बन से H, तो ये आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या लिबरेट हो गया? H2। इसका मैकेनिज्म आ जाता है, तो मैकेनिज्म आप लिख कर दिखाएंगे रिएक्शन कैसे हुई। तो मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म में सबसे पहले आप एल्कोहल के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना लीजिए। CH3 CH2, यहाँ पे O पे 2 लोन पेयर है और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, तो 2 लोन पेयर के रूप में आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव लिबरेट करेगा। तो सबसे पहले H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज, उसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगी। ठीक है। तो इसमें आपका क्या बनेगा? CH3 CH2, यहाँ पे आपका O के साथ क्या है? H, और ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर के साथ आपका H जुड़ गया, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो जो H पॉजिटिव है उसने आपका ऑक्सीजन पर अटैक किया और स्टेप का नाम होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है। स्टेप में बंद लिख देता हूँ। फिर उसके बाद आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो सेकंड स्टेप में आपका वाटर का एलिमिनेशन होगा, वाटर निकल जाएगा और क्या बनेगा? CH3 CH2 और कार्बन पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इस स्पीशीज को बोलेंगे कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। एक बार जब कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा तो साथ वाला कार्बन कोर से भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के और ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की सहायता से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और साथ वाले कार्बन से H पॉजिटिव निकल जाएगा, CH2 H पॉजिटिव। तो ये 3 स्टेप का काम है। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ? स्टेप फर्स्ट में अटैक ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन को आप H पॉजिटिव भी कह सकते हो, H पॉजिटिव एट OH ग्रुप ऑफ एल्कोहल, OH ग्रुप ऑफ एल्कोहल। दूसरी स्टेप में, स्टेप सेकंड में क्या हुआ? स्टेप सेकंड में हुआ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। रिमूवल ऑफ H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और भाई तीसरी स्टेप में आप लिखोगे स्टेप थर्ड में रिमूवल ऑफ प्रोटोन एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। रिमूवल ऑफ प्रोटोन एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। तो ये 3 स्टेप का काम है। अब इस रिएक्शन का यूज कहाँ होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेंगे। उससे पहले एक रिएक्शन और रहती है जिससे अल्कीन बना सकते हैं। लेकिन एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 कार्बन की चेन है, मान लो CH3 CH2 और फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये हो गया प्रोपेनॉल। अब इसमें से वाटर निकालना तो आप क्या डालेंगे? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इस कार्बन से OH और साथ वाले कार्बन से H, तो इनके बीच में H2 निकल जाएगा और क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस कंपाउंड नोन एज प्रोपीन, और साथ में कौन सा मॉलिक्यूल निकल गया? H2O। ठीक है। तो इस तरह से हम अल्कीन बना सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। चौथा मेथड है जिससे आप अल्कीन बनाओगे सिलेबस में जो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, इसको आप बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन ये बनाया जाता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स।
फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? कार्बन की चेन है CH3CH2 और इस पर कोई भी हैलोजन क्लोरीन ले लीजिए। अब बीटा एलिमिनेशन कराने के लिए आपको एल्कोहलिक KOH डालना पड़ेगा, एल्कोहलिक KOH, या तो ऐसे लिखा मिलेगा या ऐसे भी लिख सकते हो ROH, ये तो एल्कोहल हो गया, साथ में KOH। कई बार ऐसे नहीं लिखा मिलता आपका, OH और H आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो ये लिखा मिलता है RO नेगेटिव और K पॉजिटिव, एल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड। ठीक है, तो कई फॉर्म में लिखा मिलता है ये। अब जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो पोजीशन अल्फा, जिस भी कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो पोजीशन अल्फा, उससे नेक्स्ट साइड, इस साइड पे हो चाहे इस साइड पे हो चाहे ऊपर वाली साइड पे कहीं पे भी हो, नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो कहलाएगा बीटा। तो अल्फा से हैलोजन हटेगा और बीटा से क्या हटेगा? हाइड्रोजन। हैलोजन तो K के साथ रिएक्ट कर लेगा और जो H है वो O के साथ, तो आपका इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2, डबल बॉन्ड CH2, साथ में KCl निकल जाएगा और साथ में बाई प्रोडक्ट वाटर। इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अल्फा से हैलोजन निकलेगा, बीटा से आपका बीटा से हाइड्रोजन। अब फॉर एग्जांपल जैसे CH3CH2 पे ब्रोमो और 3 कार्बन की चेन है, आपने इसके अंदर एल्कोहलिक KOH डाल दिया, एल्कोहलिक KOH। अल्फा पोजीशन ये है, इधर वाली पोजीशन बीटा है, इधर वाली पोजीशन बीटा है। अल्फा से हैलोजन हटेगा और बीटा से हाइड्रोजन हटेगा, चाहे इधर से डालो चाहे इधर से, एक बात है, मैं इधर से हटा लेता हूँ तब भी प्रोपीन बनेगा, इधर से हटाओगे तो भी प्रोपीन ही बनेगा, अगर इस वाली पे आओगे डबल बॉन्ड तो भी प्रोपीन बनेगा, साथ में आपका KBr निकल गया और साथ में H2। तो इन रिएक्शन में तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन कई बार सिचुएशन आती है कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। फिर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं भाई CH3 CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3। अब आप मान लो इसमें एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो अल्फा पोजीशन, दिस वन इज बीटा, दिस वन इज बीटा। अब आपके यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी है, अल्फा से Br निकलेगा और इस वाले कार्बन से H निकले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। दूसरी संभावना ये है कि Br यहाँ से निकले और H यहाँ से निकले तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपको दोनों ही प्रोडक्ट लिखकर दिखाने हैं। आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, इधर से निकाल लिया CH3, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज ब्यूट 2E। दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल क्या है कि भाई इधर से निकले यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलेंगे ब्यूट 1इन। अब प्रोडक्ट आपके दोनों ही बनेंगे, प्रोडक्ट दोनों बनेंगे तो इनमें से मेजर माइनर फाइंड आउट करना है और मेजर माइनर फाइंड आउट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं सैड-जेफ रूल। एक रूल आता है जिसको बोलते हैं सैड-जेफ रूल, सैड-जेफ रूल। ये कहता है कि भाई जब भी 2 या 2 से ज्यादा, व्हेनेवर 2 और मोर अल्कीन्स आर फॉर्म्ड, more alkenes are formed, then that alkene will be major product, will be major product in which will be major product in which more number of substitute, more number of substitute कह सकते हो, substitute या substitute नहीं कहना चाहते, attachment are present एट डबल बॉन्ड। जिसमें डबल बॉन्ड पे अटैचमेंट की संख्या ज़्यादा है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा, जिसमें डबल बॉन्ड पे अटैचमेंट की संख्या कम है वो कम मात्रा में बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो इस पर 2 अटैचमेंट हो गई, एक ये अटैचमेंट हो गई और एक ये अटैचमेंट हो गई। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड पे एक ही अटैचमेंट है ये वाली, तो ये वाला जो प्रोडक्ट जिसमें अटैचमेंट कम है वो माइनर प्रोडक्ट है और जिसमें अटैचमेंट ज़्यादा है वो आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो मेजर माइनर फाइंड आउट करवा लेते हैं। तो जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट है वो आप लिखेंगे और पॉसिबल प्रोडक्ट में जिसमें डबल बॉन्ड पे अटैचमेंट की संख्या ज़्यादा है वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा और जिसमें डबल बॉन्ड पे अटैचमेंट की संख्या कम है वो कम मात्रा में बनेगा। फॉर एग्जांपल आपका एक कंपाउंड है 3 क्लोरो 2 मिथाइल और पेंटेन। अब आपसे कहा जाए इसका बीटा एलिमिनेशन कीजिए और इसके पॉसिबल प्रोडक्ट लिखो और पॉसिबल प्रोडक्ट लिख के उसमें से मेजर माइनर फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप स्ट्रक्चर बनाइए। पेंटेन है 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5। अब आप कहाँ से लेंगे? इधर से लेना चाहते हो तो ये तीसरी पोजीशन पे क्लोरो है, दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। अब हाइड्रोजन पूरे कर लीजिए, यहाँ पे भी CH3 आएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे आपका CH3। अब आप अल्फा पोजीशन देखो, ये अल्फा, ये आपकी बीटा हो गई और ये कौन सी पोजीशन हो गई? बीटा। आपने बीटा एलिमिनेशन कराने के लिए क्या डाला है इसमें? एल्कोहलिक KOH। तो आप क्या करेंगे? एक बार Cl यहाँ से निकाल लोगे और बीटा से H निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इधर आपका CH और इस पर CH3 और इधर CH3। एक प्रोडक्ट तो ये पॉसिबल है। दूसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है कि भाई अल्फा से Cl निकाला, बीटा से H निकाला तो क्या बनेगा आपका? CH3 CH2, यहाँ पर तो CH डबल बॉन्ड C, इधर CH3 हो जाएगा और इधर आपका CH3। अब इन दोनों में से आपको मेजर माइनर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? ये डबल बॉन्ड कंसीडर करोगे। इस डबल बॉन्ड पे कितनी अटैचमेंट होगी? एक ही अटैचमेंट हो गई, एक ही अटैचमेंट हो गई, 2 अटैचमेंट है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा, ये वाला आपका डबल बॉन्ड कंसीडर किया और इस पे कितनी अटैचमेंट है? 1 2 और 3। तो दिस कंपाउंड विल बी मेजर प्रोडक्ट और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? माइनर। तो इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं कि बीटा एलिमिनेशन कीजिए, बीटा एलिमिनेशन करके और उसमें से मेजर माइनर फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद आपकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है अल्कीन की। केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एडिशन रिएक्शन आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन।
पहली प्रॉपर्टी आती है एडिशन ऑफ H2, ये हम पढ़ ही चुके हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं और इस रिएक्शन से अल्कीन से क्या बनेंगे, अल्केन, अल्कीन से अल्केन। दूसरा आपकी जो है रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ H2, H2 में एक्स क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी ऐड करा सकते हो, ठीक है, आयोडीन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आयोडीन की रिएक्टिविटी कम होती है तो मोस्टली क्लोरीन या ब्रोमीन का। अब एडिशन ऑफ Br2 वाटर कराते हैं, Br2 वाटर, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है इसलिए इसको ब्रोमीन वाटर बोलते हैं, और दिस इज यूज एज टेस्ट फॉर सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है तो उसको पता करने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ब्रोमीन वाटर का अपना जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। अब जो सैचुरेटेड कंपाउंड है अल्केन है, अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होती तो ब्रोमीन वाटर डाल लेंगे, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो आई कैन से कि भाई अल्केन डज नॉट डीकलराइज, यानी जो रेडिश ब्राउन कलर था वो वैसे वैसा रहेगा, कलर को खत्म नहीं करेगा, डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर। लेकिन जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्कीन है, जैसे अल्कीन में ब्रोमीन ऐड हो जाता है, CH2 ब्रोमीन वाटर डालोगे, Br2 डालेंगे, हीट कर दो थोड़ा जल्दी हो जाएगी रिएक्शन, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 बॉन्ड रह जाएगा सिंगल CH2 और यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे Br, ये हो गया कलरलेस, कलरलेस। और यहाँ पे कैसा कलर था इसका, रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन कलर को खत्म कर दिया। तो जो अल्कीन और अल्काइन भी, अल्काइन का भी मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसमें ब्रोमीन वाटर डालोगे, ब्रोमीन वाटर डालोगे तो आपकी एडिशन हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूट जाएगा, डबल रह जाएगा, Br ऐड हो जाएगा और Br ऐड हो गया, कंपाउंड कलरलेस बनेगा, ठीक है। तो वी कैन से कि जो अल्कीन और अल्काइन है, अल्कीन एंड अल्काइन डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करा देती है। तो एक टेस्ट ट्यूब में आपको सैचुरेटेड कंपाउंड दे रखा है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रखा है, पता करना है कि कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो उसमें दोनों में 1 या 2 ml ड्रॉप ब्रोमीन वाटर की डाल के देख लेंगे, अगर कलर खत्म हो जाता है तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और कलर ऐसे कैसा बना रहता है तो इसका मतलब वो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब उसके बाद जो टॉपिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ HX, तीसरा आपका एडिशन ऑफ HX। HX में कौन कौन आते हैं, HF, आपका HCl, HBr और HI। इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI है क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा तो बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी, HI बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी वो रिएक्ट कर लेगा। फिर ऐसे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इसमें अल्कीन 2 प्रकार की आती है, एक तो आपकी आती है सिमेट्रिकल अल्कीन और एक आती है एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कह दो। फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे कार्बन एटम की संख्या बराबर हो तो सच टाइप ऑफ अल्कीन्स आर नोन एज सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन। इसमें आप HX ऐड कराओगे, चलो मैं HBr ले लेता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, एक तरफ H जोड़ दोगे, एक तरफ Br जोड़ दोगे, तो मैंने यहाँ H जोड़ दिया और इस कार्बन पे Br जोड़ दिया। सिमेट्रिकल अल्कीन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ H और एक तरफ हेलोजन आप अटैच कर देंगे। लेकिन बात आती है जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब भी एडिशन कराओगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर जब भी एडिशन कराओगे, मान लो मैंने HCl डाल दिया तो आपको एक रूल प्रयोग करना पड़ेगा जिसका नाम है मार्कोनिको रूल्स, मार्कोनिकोस रूल्स। जब भी आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन के अंदर एडिशन कराएंगे तो आपको मार्कोनिको रूल प्रयोग करना ही पड़ेगा। और मार्कोनिको रूल क्या कहता है कि जो अटैकिंग स्पीशीज है उसका ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। मार्कोनिको रूल की स्टेटमेंट भी आ सकती है पेपर में, अच्छी तरह कर लेंगे। जब भी आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन के अंदर एडिशन कराओगे तो नेगेटिव पार्ट अटैकिंग स्पीशीज का डबल और ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो आपका CH3, इस कार्बन पे आपका Cl आ जाएगा और इस कार्बन पे H आ गया CH3। तो दैट फॉलो कौन सा रूल, मार्कोनिको रूल। आपकी रिएक्शन कंप्लीट करवानी आ सकती है, तो इस तरह से कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो भी ध्यान रखेंगे, जैसे आपको ये दे दिया, यहाँ पे आपका CH3 है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, HI भी दे सकते हैं, HBr भी दे सकते हैं, HCl भी दे सकते हैं। तो आपका एडिशन कौन से कार्बन पे होगा, इन 2 कार्बन पे एडिशन होगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक 4 बॉन्ड वैलेंसी पूरी है। इस कार्बन के साथ देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड हो गए, तो इस पे एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है, H पॉजिटिव और I नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे कम हाइड्रोजन, तो इस वाले कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, तो I आप इधर जोड़ देंगे, H इधर जोड़ देंगे और डबल बॉन्ड आप ब्रेक डाउन कर देंगे। कंपाउंड क्या बनेगा, आपका डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे CH3 और इस कार्बन के साथ तो I आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया H। ये ऐसे दिखाओगे जब भी, ठीक है, नहीं दिखाते जब भी आपका माना जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं कि रिएक्शन को कंप्लीट करो। अब आपको दूसरा मैकेनिज्म बाद में करेंगे, पहले एक और चीज ध्यान रखोगे, एक इसी का अपोजिट है एंटी मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिकोज रूल्स, ठीक है। पहले दोनों के मैकेनिज्म करेंगे कि ऐसा क्यों होता है मार्कोनिको रूल, या इसको आप पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। और तीसरा जो इसका नाम है वो है खार्स इफेक्ट, खार्स इफेक्ट, 3 नामों से जाना जाता है, खार्स इफेक्ट। अब एंटी मार्कोनिको रूल नाम से इंडिकेट कर रहा है कि भाई मार्कोनिको रूल का अपोजिट, लेकिन इसमें कंडीशन है। एक तो कंडीशन ये है दैट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर HBr, सिर्फ और सिर्फ HBr पे लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि भाई रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होनी चाहिए, कोई ना कोई पेरोक्साइड ले आना चाहिए। पेरोक्साइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है H2O2, सोडियम पेरोक्साइड डाल सकते हो NaO2, या आपका बेंजोइल पेरोक्साइड होता है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली हम बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड का फार्मूला C6H5CO2 तो ये होता है। अब नाम से इंडिकेट करा मार्कोनी को रूल का उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिस पर कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव उस पर अटैक करेगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो आपका बढ़ेगा CH3, यहाँ पर आपका CH2 आ जाएगा और इस कार्बन पर CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। अपोजिट हो जाएगा मार्कोनी को रूल के। ठीक है, तो इन दोनों की मार्कोनी को रूल और एंटी मार्कोनी को रूल की स्टेटमेंट अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। दूसरी बात, एंटी मार्कोनी को रूल AMK रूल, एंटी मार्कोनी को रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एडिशन ऑफ only and only for addition of HBr, addition of HBr। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज मस्ट, पेरोक्साइड की प्रेजेंस होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर आपका चाहे HBr डाल रखे हो चाहे HCl डाल रखे हो, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो फिर आपको मार्कोनी को रूल ही प्रयोग करना है। अब इनके मैकेनिज्म देखते हैं, उससे हमें क्लियर हो पाएगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इनका मैकेनिज्म देखने से पहले आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए एडिशन ऑफ HX का, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HX, फिर उसके बाद आपको मार्कोनी को रूल का मैकेनिज्म समझ में आएगा। HX कैसे ऐड होता है, मैं पहले सिमेट्रिकल की ले लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपने HX डाला, HX से आपका H पॉजिटिव आएगा पहली स्टेप में। आज जब बाहर से कोई डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज आती है तो पाई बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। जिस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा उस कार्बन पर नेगेटिव आएगा, दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। और इस इफेक्ट को हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक। तो इस कार्बन पे आपका नेगेटिव आ गया, नेगेटिव वाले पे H पॉजिटिव अटैक कर लेगा। तो पहली स्टेप में प्रोटॉन अटैक करेगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इस इफेक्ट को हमने बोला था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जिस कार्बन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हुआ उस पर नेगेटिव आएगा, उस पर जाकर H पॉजिटिव अटैक कर लेगा और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और इस स्पीशीज को हम बोलेंगे कार्बोकैटायन। एक बार कार्बोकैटायन बन जाएगा तो जो X नेगेटिव बचा हुआ था बड़ी फास्टली, X नेगेटिव जो बचा हुआ था बड़ी फास्टली कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा और आपका जो बनेगा CH3 CH2 और X। तो इस तरह से आपका HX ऐड होता है। ठीक है, ये तो मामला था किसका? सिमेट्रिकल का। लेकिन अब हम अनसिमेट्रिकल का लेते हैं। तो मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट करता हूं, पहले आपका जब HX डालोगे तो उसमें H पॉजिटिव आता है। H पॉजिटिव डालने से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो एक कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं और उस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। जिस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं, किसी तरफ शिफ्ट कर लो, जिस कार्बन की तरफ शिफ्ट करोगे उस पर नेगेटिव, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव, नेगेटिव वाले पे H पॉजिटिव अटैक कर लेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, उस स्पीशीज को हम बोलेंगे कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन पे X नेगेटिव बड़ी तेजी के साथ अटैक करेगा। अब देखते हैं मार्कोनी को रूल क्यों हुआ। मार्कोनी को रूल को समझने से पहले आपको ये बात क्लियर होगी कि पहली स्टेप में कौन अटैक करेगा? H पॉजिटिव। तो मैं कोई अनसिमेट्रिकल की ले लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहली स्टेप में H पॉजिटिव आएगा। अब दो संभावना है, या तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, इस तरफ चला जाए, या इधर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों संभावनाओं को लिख देते हैं। क्या क्या संभावना है? एक तो बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाए और एक इधर। तो मैं इस तरह लगा देता हूँ, किसका मतलब बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है। जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव, और इस वाले पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जिस पे नेगेटिव आएगा उस पे पहली स्टेप में H पॉजिटिव अटैक करेगा। तो मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, CH3 इस वाले कार्बन पे किसने अटैक कर लिया? H ने। तो यहाँ पे H को दिखा देता हूँ और दूसरे कार्बन पे क्या चार्ज बच गया? पॉजिटिव चार्ज। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, इधर शिफ्ट होगा। तो जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव आ जाएगा और इस वाले पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव वाले पे H पॉजिटिव अटैक करेगा, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो ये आपका बनेगा CH3 इस कार्बन पे क्या चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस वाले पे H ने अटैक कर लिया तो CH2H। अब देखो आप, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और यहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ दो कार्बन जुड़े हुए तो ये क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में से सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, और प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है? लेस स्टेबल। तो रिएक्शन हमेशा किसकी तरफ जाएगी? स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी और रिएक्शन ये वाला रास्ता फॉलो करेगी, ये वाला रास्ता फॉलो नहीं करेगी। अब आप इसमें देखो, उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है जिस पर कम हाइड्रोजन है। अब पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर जिस पर कम हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कौन सा पार्ट आगे अटैक करेगा? नेगेटिव पार्ट। और यही मार्कोनी को रूल की स्टेटमेंट थी कि मार्कोनी को रूल में नेगेटिव हिस्सा उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो दो कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी है, बॉन्ड या इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा। जो सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उस पर आपका नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा और इस वजह से मार्कोनी को रूल फॉलो करते हैं। लेकिन एंटी मार्कोनी को रूल में H पॉजिटिव अटैक नहीं करता। पहले एंटी मार्कोनी रूल में आपका पेरोक्साइड डाला। पेरोक्साइड मोस्टली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं, C6H5CO, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये वाला जो CO C6H5 दैट ग्रुप इज नोन एज बेंजोइल, ये आपका पेरोक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, लेट C6H5CO को कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई R। शुरू में R से रिप्रेजेंट कर लेंगे ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। रिप्रेजेंटेड बाई R ग्रुप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं इसको आप ऐसे लिख सकता हूं, R इस तरह हिस्से के लिए R, फिर O और फिर R। अब जो पेरोक्साइड्स होते हैं वो बहुत कम स्टेबल होते हैं और वो हमेशा थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, रेडिकल्स में टूट जाएंगे। रेडिकल्स में टूटने का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। आपका बनेगा RO रेडिकल और ये भी आपका O रेडिकल और R। अब RO रेडिकल जो पेरोक्साइड के रेडिकल बने वो आपके HBr पे जाकर अटैक करेंगे। ये बात मैं पहले भी की थी, एक बार रेडिकल बन गया तो बॉन्ड रेडिकल में टूटेगा। ये आपका H रेडिकल और Br रेडिकल, H रेडिकल O के साथ अटैच कर लेगा, आपका बन जाएगा ROH और साथ में कौन सा रेडिकल बनेगा? Br रेडिकल। ठीक है, अब Br रेडिकल जाके डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। अनसैचुरेटेड में दो संभावना फिर आती हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया, अल्कीन ले ली, आपका Br रेडिकल अटैक करेगा। Br रेडिकल अटैक करेगा तो जो पाई बॉन्ड है
ये भी आपका किसमें टूटेगा, रेडिकल्स में। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इस कार्बन पे। तो दो संभावना, या तो ये रेडिकल जो पी आर रेडिकल इस कार्बन पे अटैक करे, या पी आर रेडिकल इस कार्बन पे अटैक करे। दोनों संभावना हम बना के लेते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, मैं पहले CH3 CH इस पे भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, और CH2 इस पे भी क्या फ्री है, इलेक्ट्रॉन। और बी आर रेडिकल ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। दूसरी संभावना क्या है, CH3 CH इस पे इलेक्ट्रॉन फ्री है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन फ्री है, और बी आर ने इस वाले कार्बन पे आके बॉन्ड बना लिया। अब देखो यहाँ पे जिस पे इलेक्ट्रॉन फ्री है उसके साथ दो कार्बन जुड़े हुए, तो ये सेकेंडरी रेडिकल, और जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है उसमें एक ही है, तो ये आपका कौन सा रेडिकल हो गया, प्राइमरी रेडिकल, ठीक है। और सेकेंडरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है और प्राइमरी रेडिकल लेस स्टेबल होता है, तो रिएक्शन हमेशा उस रास्ते को फॉलो करेगी जहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर आप देखो तो ये वाला रास्ता फॉलो हो जाएगा, ये वाला रास्ता फॉलो है, ये वाला रास्ता फॉलो नहीं होगा। अब जो बी आर है, बी आर कौन से कार्बन पे आया, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन थे उस कार्बन पे बी आर आया, और दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ एंटी मार्कोनी रूल। तो बेसिक डिफरेंस जो है ना वो क्या है, इनके मैकेनिज्म का डिफरेंस है। मार्कोनी रूल इज ए इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पहले अटैक करती है, फिर आपके आगे उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड करती है। जबकि एंटी मार्कोनी रूल आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। आपके पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पेरोक्साइड खुद टूटेगा, रेडिकल्स बढ़ाएगा, फिर वो आपका एचबीआर के बॉन्ड को भी रेडिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा। इसमें क्वेश्चन राइज होता है कि जो एंटी मार्कोनी रूल है वो सिर्फ एचबीआर पे ही क्यों अप्लाई होता है। बेसिकली इनमें जो एचएफ है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो रेडिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि जो इसके बॉन्ड को रेडिकल में तोड़ पाए, और जब तक रेडिकल में नहीं टूटेगा ना तब तक आपका एंटी मार्कोनी रूल फॉलो नहीं होगा। तो एचएफ का बॉन्ड डज नॉट डिसोसिएटेड इनटू रेडिकल्स ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। सिमिलर कहानी आपकी HCl पे लगती है, क्लोरीन का भी साइज छोटा होता है, तो दैट बॉन्ड इज आल्सो डज नॉट ब्रेक डाउन इनटू रेडिकल्स। एचबीआर का बॉन्ड रेडिकल में टूट जाता है, ये अभी हमने पढ़ा ही था, तो एचबीआर पे आपका एंटी मार्कोनी रूल लगेगा। HI में बॉन्ड लेंथ बड़ी ज्यादा होती है, आसानी से ये भी रेडिकल में टूट जाएगा, लेकिन आई रेडिकल इज नॉट ए गुड अटैकिंग ग्रुप। ये अल्कीन की अटैक करना पसंद नहीं करता ड्यू टू लार्ज साइज, नॉट ए गुड अटैकिंग ग्रुप। और इसमें क्या होता है, आई रेडिकल जो है वो दूसरे आई रेडिकल के साथ कंबाइन करके और I2 बना लेगा। I2 में जाना सॉलिड स्टेट में चला जाता है, सॉलिड स्टेट में बढ़ना उसको ज्यादा स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो अल्कीन पर अटैक करने की बजाय आई रेडिकल कंबाइन टुगेदर ईच अदर टू फॉर्म आयोडीन सॉलिड व्हिच इज मोर स्टेबल। तो इस वजह से आपका एंटी मार्कोनी रूल सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा, एचबीआर पे। तो इनका मैकेनिज्म पेपर में आ सकता है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आपकी आती है ओजोनलाइसिस। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से भी मोस्टली क्वेश्चन आता है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस इसमें आप देखो ओजोनलाइसिस कराएंगे तो ओजोन की प्रेजेंस में तोड़ रहे हो, सिमेट्रिकल अल्कीन ले ली आप, पहले इसमें ओजोन डालिए। ओजोन इस तरह से ऐड होती है, डबल बॉन्ड जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा ना वो पूरी तरह तोड़ देना है, और उसमें ओजोन इस तरह से ऐड कर देनी है, ओ। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलोगे, ओजोनाइड। अब इसमें जिंक डस्ट डाल दीजिए, जिंक डस्ट डालोगे तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएंगे, इधर से बॉन्ड टूट गया और इधर से आपका बॉन्ड टूट गया। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन का ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये ऑक्सीजन निकल जाएगी। बहुत सारे ऑक्सीजन एटम निकलेंगे, बहुत सारे ऑक्सीजन एटम निकलेंगे, ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके O2 बना देंगे। तो वो दिखाना चाहो तो दिखा दो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। CH2 बनेगा, साथ में इधर से भी CH2 बनेगा, और भाई O एटम निकले हैं तो O2 बन जाएगी, वो बात की बात है। CH2 को हम लिख सकते हैं HCHO, एक कार्बन का एल्डिहाइड बन गया मीथेनल। इसको भी आप HCHO लिख सकते हो, मीथेनल, ठीक है। तो इसमें एल्डिहाइड बन जाएंगे, एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, कीटोन भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है अल्कीन कैसी है। अब मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आप ओजोन डालेंगे, ओजोन डालेंगे तो इसका ओजोनाइड डबल बॉन्ड हटा देंगे, CH3CH डबल बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जहां डबल बॉन्ड होना था ओजोन ऐड हो जाएगी। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे ओजोनाइड। प्रोपीन में डाला था प्रोपीन का ओजोनाइड, इथीन में ऊपर डाला था तो इथीन का ओजोनाइड। फिर आप जिंक डस्ट डाल देंगे, जिंक डस्ट डाल के और यहाँ पे आपके बॉन्ड ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया, इस कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर से डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो एक तो बनेगा आपका CH3CHO और एक आपका बन जाएगा CH2O। इसको मैं HCHO भी लिख सकता हूँ। ये दो कार्बन का एल्डिहाइड निकला इथेनल, और ये एक कार्बन का एल्डिहाइड निकला मीथेनल, ठीक है। तो अब आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप शुरू में ही बता सकते हैं अल्कीन देख के फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे। फाइनल प्रोडक्ट बनाने तो कुछ नहीं करना, आपको ये डबल बॉन्ड हटाना है। अगर आप ध्यान दो तो डबल बॉन्ड हटाया था, इसके साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दी और इसके साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दी, आपके फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये अल्कीन दे रखी है CH3 डबल बॉन्ड, और ये आपको CH और CH3, और आपसे यहाँ पे कह दिया भाई ओजोनोलाइसिस कराया, फिर उसको जिंक डस्ट में डाला, फाइनल प्रोडक्ट बताइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देंगे, एक आपका प्रोडक्ट निकलेगा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये ऐसे कैसा। इधर डबल बॉन्ड दिखा दोगे, इस O के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH3 पहले मैं लिख लेता हूँ CH3CHO। एक कीटोन बन गया, तीन कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं, और दो कार्बन के एल्डिहाइड को हम बोलते हैं इथेनल। तो आप स्टार्टिंग के अल्कीन से ही प्रोडक्ट बता सकते हो क्या बनेंगे। अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है तो दोनों कंपाउंड जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो सेम बनेंगे, और अनसिमेट्रिकल तो भाई डिफरेंट बनेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार प्रोडक्ट दे देते हैं, प्रोडक्ट देके आपसे रिएक्टेंट पूछते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार वो देख लेता हूँ कि भाई एक आपने ये कोई कंपाउंड दे रखा है, ये साइक्लोपेंट, और इसमें दो डबल बॉन्ड है, और आपसे कहा इसका ओजोनलाइसिस किया, O3 डाला, जिंक डस्ट की प्रेजेंस कर दिया, ठीक है। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तो आप ये कार्बन देखो, एक कार्बन यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, तो आप क्या करोगे, ये बॉन्ड तोड़ देंगे, इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा देंगे, इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दोगे, इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा देंगे, इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा देंगे। अब आपका यहाँ पे क्या बना देखो, यहाँ ये वाला कार्बन, ये वाला, इसके साथ CH और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया CHO,
फिर ये बॉन्ड आ गया आपका इस कार्बन के साथ, यहाँ कार्बन हो गया C डबल बॉन्ड OH, प्लस यहाँ कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, तो ये आपका बन जाएगा CHO, एक कार्बन बीच में था CH2 और यहाँ पे बन गया CHO। ये क्या है, 2 कार्बन की चेन होगी ईथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है 1 2 डाई अल। यहाँ कितने कार्बन की चेन है, 3 प्रो, सिंगल बॉन्ड है एन और 1 3 2 एल्डिहाइड ग्रुप है डाई अल। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोडक्ट स्टार्टिंग के अल्कीन देख के ही बता सकते हैं। अब क्वेश्चन मोस्टली कैसे आते हैं भाई, एक अल्कीन है कोई भी, हमें नहीं पता, आपकी ओजोन डाली और जिंक डस्ट डाला फिर उसके बाद, और आपके 2 प्रोडक्ट बन गए बी और सी। बी का फार्मूला आपको दे रखा है CH3CHO, और भाई सी का फार्मूला आपको दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ब्यूटेन 2 ऑन। और आपसे पूछा भाई प्रोडक्ट बताइए, सॉरी प्रोडक्ट दे रखे हैं और रिएक्टेंट बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों कंपाउंड एक साथ लिखो। आप ऐसे लिख लो CH3CHO, इसको ऑक्सीजन को इधर ले आइए C डबल बॉन्ड O, ये आप ऐसे छोड़ दीजिए CH3, इधर CH2 और इधर CH3। भाई आपने अल्कीन से प्रोडक्ट बनाने से तो डबल बॉन्ड तोड़ा था, ऑक्सीजन लगाया था, अब आप क्या करोगे, ऑक्सीजन हटा दो और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, आपकी अल्कीन पता लग जाएगी। अल्कीन क्या होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और आपका CH2 और CH3, ये आपकी स्टार्टिंग ए कंपाउंड आ जाएगा अल्कीन। और भी क्वेश्चन दिए हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको कह दिया भाई ए है, ए अल्कीन है कोई भी, उसका ओजोलाइसिस कराया O3 और जिंक डस्ट, तो आपका एक कंपाउंड बना बी बन गया। अब बी दे रखा है सिर्फ, इसका मतलब HCHO दे रखा है, इसका मतलब जो स्ट्रूम अल्कीन रही होगी वो सिमेट्रिकल रही होगी, क्योंकि एक ही कंपाउंड दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इसको 2 बार लिखोगे, इसको आप 2 बार लिख लो HCHO, एक बार और लिख लो OHCHO। ठीक है, आप यहाँ से ऑक्सीजन निकालिए और ये आपका CH2, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दीजिए, ये आपकी अल्कीन बना देती है। अगर अलग अलग कंपाउंड दे रखे तो इसका मतलब सिमेट्रिकल अल्कीन रही होगी। ठीक है, ऐसे कंपाउंड भी दे सकते हैं जिसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कह दिया ए, एक आपने ओजोलाइसिस कराया फिर जिंक डस्ट डाला, आपके 2 मोल CHO बन गया। अब अल्कीन बताओ, तो आप 2 बार इसको CHO को लिख लीजिए, CHO, यहाँ पे आपका CHO और यहाँ पे आपका CHO। क्या करेंगे, ऑक्सीजन निकाल लेंगे, ऑक्सीजन निकालो यहाँ से और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लो और इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दो, तो आपकी अल्टीमेटली बनेंगे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। 4 कार्बन की चेन साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लो ब्यूटा 1 3 डाई ई। ठीक है, फिर एक और रिएक्शन रहती है इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो जैसे आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपका H2 और O दे रखा होगा इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो ये पहले वैसे तो ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इपॉक्साइड बनता है, मैं भी पहले एक बार लिख देता हूँ फिर बताता हूँ कैसे होता है। तो ये आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, इसको ग्लाइकोल बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, 2 H और लगातार। ये होता है कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आप KMnO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, पानी बाद में डालेंगे, तो ये आपका CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट गया, CH2 और ये ऑक्सीजन ऐसे अटैच हो जाती है, इसको बोलते हैं इपॉक्साइड। अब पानी डालोगे, पानी डालने के बाद आपका यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, पानी से H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन की तरफ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो आपका ऑक्सीजन के साथ तो CH2 O के साथ H आ गया और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा OH, ये ग्लाइकोल बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द अल्कीन। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अल्काइन। अल्काइन की लगभग जो प्रॉपर्टीज हैं वो अल्कीन वाली ही हैं, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उसमें एक एसिडिक नेचर के टॉपिक को अच्छी तरह देखेंगे। जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2। पहला जो टॉपिक आता है